क्या होता है, सबसे पहले परागकण की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलन। ठीक है, तो सबसे पहले वर्तिकाग्र अपने वर्तिकाग्र पर पहुँचे हुए परागकणों का की पहचान करती है। ठीक है, स्त्री केसर के कई नाम हैं, हम क्या जानते हैं, या तो हम इसको पिस्टल कहें, या सीधे यहाँ पे हम जायांग भी लिख सकते हैं, या हम अंडप लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्त्री केसर ये मादा जनन भाग है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र आते हैं। तो टोटल कंप्लीट कहें तो हम स्त्री केसर कह सकते हैं। तो स्त्री केसर में यह क्षमता होती है कि वह सही परागकण की पहचान कर सके। जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इनके रासायनिक घटकों के मध्य संगत असंगत क्रिया शुरू हो जाती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि परागकण उसी जाति का है या नहीं। तो सबसे पहले पहचान में क्या होता है, इनके वर्तिकाग्र और परागकण, पॉलन और स्टिग्मा के बीच में कुछ रिएक्शन शुरू होते हैं, कुछ क्रियाएं शुरू होती हैं, जिसे संगत असंगत क्रिया के नाम से जानते हैं। यह पहचानने के बाद ही परागकण का अंकुरण वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पे शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर जैसे ही पॉलन ग्रेन यहाँ पे गिर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है कि ये इस जाति का नहीं है, इसलिए इसको ऐसे इस रॉन्ग निशान से दर्शाया गया है कि ये अंकुरित नहीं होगा, ये जर्मिनेट नहीं करेगा, इसमें पराग नलिका का निर्माण नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये समान जाति का नहीं है। ये परागकण समान जाति का है, इसलिए इसमें पराग नलिका का निर्माण शुरू हो गया। ठीक है, सेम स्पीसीज इज कंपैटिबल और डिफरेंट स्पीसीज इज इनकम्पैटिबल। तो संगत कौन होगा? जो एक ही जाति के परागकण होंगे, भले ही दूसरे पौधों से आए, लेकिन उसी जाति का पौधा होना चाहिए। ठीक है, अलग जाति के परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होंगे। यदि परागकण सही प्रकार का होता है तो उसका अंकुरण शुरू हो जाता है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होता है, परागकण की पहचान के बाद परागकण का अंकुरण शुरू होता है, आरंभ होता है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन। ठीक, तो इस प्रक्रिया में परागकण वर्तिकाग्र के शकरायुक्त, यहाँ वर्तिकाग्र होगा, शकरायुक्त यानी कुछ शुगर के जैसे लिक्विड सॉल्यूशंस मिलते हैं, कुछ पदार्थ होता है जो कि टेस्ट में मीठा है। ठीक है, ये वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा में पाया जाता है और जल की मात्रा कुछ पाई जाती है। तो इनको एब्जॉर्ब करके परागकण या कह सकते हैं पॉलन, ये अवशोषित करके फूल जाते हैं। फूलने के बाद क्या होता है, हम जानते हैं कि परागकण के में बाहर एक लेयर मिलती है और अंदर एक लेयर मिलती है। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली परत को हम बाह्यचोल कहते हैं और अंदर वाली परत को हम अंतःचोल कहते हैं। यानी एक्साइन आउटर लेयर है और इंटाइन इनर लेयर है। ठीक है, तो परागकण के बाहर में हमें दो परतें मिल गई, एक्साइन और इंटाइन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमने बताया था कि बाह्यचोल जो होता है इस पे कुछ जनन छिद्र पाए जाते हैं, इनमें कुछ छिद्र मिलते हैं जिन्हें हम जर्मपोर के नाम से जानते हैं, और इन्हीं जर्मपोर, इन्हीं छिद्रों से होकर के पराग नली बाहर निकलती है। ठीक है, तो अंतःचोल क्या होती है, ये शकरायुक्त तरल पदार्थ को अवशोषित कर लेती है और फूल जाती है, और यह जनन छिद्रों से कहाँ से निकलती है, ये बाह्यचोल में कुछ छिद्र होते हैं जिन्हें हम जनन छिद्र या जर्मपोर कहते हैं। ये यहीं से अंतःचोल यानी एंटाइन जो है इन्हीं जर्मपोर यानी जनन छिद्र से होते हुए बाहर निकल आती है। ठीक है, अब सामान्य पोजीशन क्या है, यानी प्रायः क्या होता है, जो कॉमन स्थिति है, इसमें एक परागकण से एक ही पराग नली निकलेगी, यानी एक ही पॉलन ट्यूब एक पॉलन से निकलेगी। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसमें एक से अधिक पराग नली का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ हम आपको अपवाद भी बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे भी पौधे हैं, कुछ ऐसे कुल के भी पौधे हैं जहाँ पर एक से अधिक पराग नली का निर्माण हो जाता है। जैसे मालवेसी गुड़हल की फैमिली है, कपास की फैमिली है, कुकुरबिटेसी में आपकी लौकी, खीरा, ककड़ी आती हैं। इनके सदस्यों में एक से अधिक पराग नली का निर्माण या फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये डायग्राम देखिए। सबसे पहले इस डायग्राम में सबसे पहले जो आपको बताया, ये परागकण था, ये यहाँ पे आकर लैंड करता है, यानी इस प्रकार वर्तिकाग्र पर स्टिग्मा पे पहुँचता है। ठीक है, ये इस समय किस अवस्था में था, आपको बताया था इस प्रकार से ये दो लेयर की स्ट्रक्चर थी, जिसमें से बाहर की ओर आपकी वर्धी कोशिका बनी थी। ठीक है, जिसे हम वेजिटेटिव
सेल या ट्यूब सेल कहते हैं। वर्धी कोशिका या नलिका कोशिका के नाम से जाने थे। नीचे वाली जो कोशिका थी उसे हम जनन कोशिका कह रहे थे या जेनरेटिव सेल कह रहे थे, ठीक है। तो ज़्यादातर पौधों में हमने बताया था इसी दो कोशिकीय अवस्था, ये दो कोशिका की अवस्था है जिसमें परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है परागण की क्रिया द्वारा, जो कि आप कंप्लीट पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर इसका अगर सही प्रकार के परागकण है तो इस पराग नली का क्या हो जाएगा, अंकुरण यानी जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। अंतःचोल पराग नली के रूप में निकलेगी, ठीक है। ये इस डायग्राम से देखिए, यहाँ पर पॉलन परागकण अंकुरण प्रारंभ हो गया है, यानी इनका जर्मिनेशन शुरू हो गया है। ये पराग नली है जो दिख रही है आपको। इसमें से ट्यूब सेल का मतलब होता है आपका नलिका केंद्रक या वर्धी केंद्रक, ये है। प्लस यहीं पे क्या होगा, जनन केंद्रक, ये समसूत्री विभाजन द्वारा डिवाइड कर जाएगा यानी विभाजित हो जाएगा, और दो आपके स्पर्म सेल यानी कि दो नर युग्मक बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 3 सेल बन गई। कौन कौन सी, एक आपकी हो गई ट्यूब सेल यानी नलिका केंद्रक, और जनन कोशिका वाला जो केंद्रक था वो 2 में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अब वो जनन कोशिका वाला केंद्रक नहीं रह गया, ये आपकी 2 नर युग्मक बन के तैयार हुए। तो 2 ये नर युग्मक और एक ये आपकी नलिका केंद्रक, टोटल हो गए 3। तो ये अब इसको हम कहेंगे फुली मैच्योर यानी पूरी तरह से परिपक्व परागकण की ये अवस्था है, जो कि तब शुरू होती है जब परागकण का अंकुरण वर्तिकाग्र पर प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये फुली मैच्योर आपका परागकण जो है यहाँ से शुरू होता है। ये आपका आगे देख लेते हैं, आगे की प्रोसेस अगले स्टेप में। यहाँ तक आपको बता दिया। इसके बाद परागकण की जनन कोशिका आपको बता दिया समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है और 2 नर युग्मक यानी 2 मेल गैमेट बनाती है। मेल गैमेट कौन सी सेल से बनेगी, जनन कोशिका या जेनरेटिव सेल, यही डिवाइड करके 2 बनाता है। तो अब जनन कोशिका नहीं रह गई, अब ये 2 नर युग्मक बन गए, ठीक है। यह दोनों नर युग्मक पराग नली में चले जाते हैं, ठीक है। पराग नली धीरे धीरे यानी शीघ्र ही ये लंबी होती चली जाती, बढ़ने लगती है और बीजांड में प्रवेश करती है, यानी अब ये ओव्यूल में प्रवेश करेगी। कहाँ से होते हुए, वर्तिका से होते हुए। वर्तिकाग्र में इनका अंकुरण शुरू हुआ और अब ये पराग नली ये वर्तिका स्टाइल से होते हुए ये ओव्यूल यानी कि बीजांड में प्रवेश करेगी, ठीक है। तो तीसरा स्टेप आता है आपका पराग नली का बीजांड में प्रवेश, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल, ठीक है। पराग नलिका या पराग नली स्टाइल से होते हुए आपको बता दिया, वर्तिका से होते हुए ये अंडाशय में सबसे प्रवेश करती। सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए, इस प्रकार से बनाया, यहाँ पे शुरू हुई, ये वर्तिका है, ये वर्तिका यानी स्टाइल है। स्टाइल में इसकी ग्रोथ शुरू हुई, ये वृद्धि कर रही है और यहाँ पे बीजांड लगा हुआ है। यहाँ जो संरचना बनी है ये है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बीजांड लगा हुआ है। तो इसके पहले क्या होगा, ये वाला भाग क्या है, अंडाशय है, ये अंडाशय वाला भाग है। तो सबसे पहले पराग नली ये आपके कहाँ प्रवेश करेगी, अंडाशय में, इसके बाद ये बीजांड के अंदर जाएगी, ठीक है। तो पहले अंडाशय में प्रवेश करेगी, इसके बाद बीजांड में। तो आगे क्या हुआ, तथा अंडाशय में पहुंचने के बाद बीजांड में प्रवेश करती है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, बीजांड में प्रवेश के इसके कई रास्ते हो सकते हैं। यहाँ 3 रास्ते दिखा रखे हैं, तीनों में से जो है आपका ये पहला वाला बीजांड द्वारी प्रवेश, ये सबसे कॉमन है, सब ज़्यादातर पौधों में इसी विधि से ही परागनली प्रवेश करती है बीजांड में, ठीक है। तो बीजांड में परागनली यानी पॉलन ट्यूब 3 पाथ से या 3 रास्तों से प्रवेश करती है। पहला देख लेते हैं, ये टर्म याद रखिएगा, पोरोगैमी। पोरोगैमी मीन्स होता है बीजांड द्वार से प्रवेश। अगर आपकी पराग नली इस प्रकार से बीजांड द्वार से सीधे प्रवेश कर रही है, ये आपको दिख रहा है, ये बीजांड द्वार होता है जहाँ पर अध्यावरण यानी इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं आवरण, उसे हम बीजांड द्वार कहते हैं, ठीक है। बीजांड की संरचना आपको स्ट्रक्चर डिस्कस किया था पहले भी, ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो ये माइक्रोपाइल एंड है जहाँ पर आपके अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं। तो अगर बीजांड द्वार से या माइक्रोपाइल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ से पराग नली पॉलन ट्यूब एंटर करती है, तब इसे हम पोरोगैमी कहते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल है लिली, ठीक है। ये सबसे कॉमन तरीका है जहाँ से आपकी परागनली एंटर कर रही है। दूसरा देखिए टाइप चैलेजोगैमी या निभागीय प्रवेश कहते हैं। तो निभाग वाला भाग कौन सा होगा? ठीक बीजांड द्वार के अपोजिट वाला जो भाग है ये, इसे हम कहेंगे, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे चैलेजोगैमी या निभागीय प्रवेश। तो अगर परागनली इस द्वार से प्रवेश करके उसके बाद आपके भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी तो ये आपका क्या होगा? निभागीय प्रवेश या चैलेजोगैमी, ठीक है। तो ये एंटर यहीं से कर रही है निभाग वाले द्वार से, लेकिन अंत में यहीं से होते हुए भ्रूणकोश में आएगी। ये बीच वाली रचना भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक है। ये बीच वाली रचना को हम भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक कहते हैं। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम है फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तीसरी में देख लीजिए मीजोगैमी को हम कहते हैं अध्यावरणीय प्रवेश। अगर परागनली ये अध्यावरण को भेदते हुए यानी इनको तोड़ करके प्रवेश कर जाए, अध्यावरण ये है बाहरी, ठीक है। अध्यावरण ये आपका है दो परतों से बना हुआ, बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण, ठीक है। आउटर इंट्यूगमेंट और ये इनर इंट्यूगमेंट, ठीक है। तो अगर ये इंट्यूगमेंट यानी अध्यावरण को भेदते हुए इनको तोड़ करके इस प्रकार से बीजांड में प्रवेश करे, तब हम इसे मीजोगैमी या अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं। तो कभी कभी परागनली बीजांड के अध्यावरण को तोड़कर प्रवेश करती है, जैसे कुकुरबिटा और पॉपुलस में, ठीक है। ये सबसे कॉमन आपको बता दिया, ये तरीका है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ में क्या होता है? फोर्थ पॉइंट में परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश हो जाता है। यानी अब बीजांड में प्रवेश के बाद बीजांड के अंदर संरचना बनी है जिसे हम भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो लास्ट में क्या होता है? अंततः भ्रूणकोश में परागनलिका प्रवेश कर जाती है। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। तो परागनलिका बीजांड में प्रवेश कैसा भी हो, या जहां हमने 3 टाइप बताई, यानी आपका कहाँ से, या तो बीजांड द्वार से परागनली प्रवेश करे बीजांड में, या तो निभाग वाले भाग से, या अध्यावरण को तोड़कर जाए। इन तीनों में से किसी भी तरह से वो यह प्रवेश कर सकती है, लेकिन अंततः क्या होता है, वो बीजांड द्वार के पास ही जाएगी। बीजांड द्वार से होते ही ये भ्रूणकोश जो बना हुआ है, ये आपके बीजांड के अंदर की संरचना है। ऐसा बीजांड आपको बनाया था, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपका भ्रूणकोश है। तो अंततः क्या होता है, किसी प्रकार से भी ये प्रवेश करे, लेकिन यह भ्रूणकोश में बीजांड द्वार से ही प्रवेश होकर अंदर जाती है, ठीक है। ये डायग्राम देख लीजिए, आपको रिवाइज करा देती हूँ। ये 3 कोशिकाएं हैं जो निभाग द्वार की तरफ हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल या प्रतिध्रुवीय कोशिका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद है ये आपकी 2 कोशिकाएं, इन्हें सहायक कोशिका कहते हैं, सिनर्जिड्स कहते हैं। और इन्हीं के बीच में एग यानी मादा युग्मक अंड होता है पौधों में, अंड कोशिका ये उपस्थित होती है। जहाँ पर बीजांड द्वार होता है यहाँ भी इस प्रकार से रचनाएं मिलती हैं। इसे हम तंतुवत समुच्चय कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। इसका कार्य है तंतुवत समुच्चय, यानी ये जो रचना आपको दिख रही है जो कि बीजांड द्वार के सिरे पे होती है, इसका कार्य होता है कि परागनली का ये पथ प्रदर्शन करती है, ये इसको रास्ता दिखाती है भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीजांड द्वार के सिरे पर उपस्थित तंतु रूपी समुच्चय, ये वाली रचना आपको बता दी, ठीक है। इसे हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। ये परागनली का पथ प्रदर्शन करती हैं, यानी इनको रास्ता दिखाती हैं। तंतु समुच्चय के माध्यम से परागनली एक सहायक कोशिका में प्रवेश करती है। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पे अगर इस प्रकार का डायग्राम है तो ये क्या करती है, ये आपकी एक सहायक कोशिका है, तो आपकी ये वाली, ठीक है। तो एक सहायक कोशिका को भेदते हुए ये कहाँ करती है? भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाती है। ये डायग्राम आप देखिए, ऐसे होते हुए भेदते हुए ये इस प्रकार से भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है? इसके बाद परागनली भ्रूणकोश के मध्य में पहुंचकर 2 नर युग्मकों को मुक्त करती है। अंततः लास्ट में क्या होता है? परागनली, क्योंकि इसमें आपके 2 नर युग्मक है, 2 मेल गैमेट है, ये एक
सहायक कोशिका को तोड़ते हुए भेदते हुए एंटर करती है भ्रूण कोश में। और यहाँ आपको 2 दिख रहे हैं आपके स्पर्म न्यूक्लियाई का मतलब होता है 2 नर युग्मक जो है यहीं पर भ्रूण कोश में निषेचन के लिए छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 नर केंद्रक है इनमें से एक का निषेचन एग सेल यानी फर्टिलाइजेशन एग सेल यानी अंड कोशिका से होगा। ठीक है, तो यहाँ तक की जो प्रक्रिया है यानी परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुँचना यानी परागण की क्रिया के द्वारा, और पॉलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका द्वारा इस प्रकार से 2 नर युग्मकों का ये भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक तक पहुंचना आपका पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन या पराग स्त्रीकेसर संकर्षण के नाम से जाना जाता है। तो इतनी सारी घटनाएं ये पराग और स्त्रीकेसर के मध्य होती है, इसके बाद निषेचन की क्रिया होगी। ठीक है, तो पौधे में पुष्पीय पौधों में हम निषेचन की क्रिया अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।